आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि इतने बड़े विद्वान, प्रज्ञा प्रभा के राष्ट्रीय संयोजक इतने बड़े बड़े शब्दों से जब उन्होंने मेरे बारे में कहना शुरू किया तो मुझे लगा क्या ये वाकई मेरे बारे में कह रहे हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं बहुत एक साधारण सा आदमी हूं, एक साधारण परिवार में पैदा हुआ। और जब इतने बड़े लोगों के मुंह से ऐसे शब्द होते हैं तो ये शब्द जो हैं एक ताकत देते हैं और काम करने के लिए, और हिम्मत बढ़ाते हैं कि जो कुछ आप कर रहे हैं उसको एंडोर्समेंट मिलता है। तो आप भले ही समाज में बहुत ईगो और इन तमाम सारी चीजों से आपको पीछे खींचता है, और ऐसे कार्य करने में आपको एक बल भी देता है। नंद कुमार जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और जो राही फाउंडेशन है, इसका जो इलस्ट्रेशन है वही ये बताता है, रियलाइजिंग अरेस्टेड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस शब्द में ही आज के प्रोग्राम जो हो रहे हैं, जिसका ये 5वां चैप्टर है, उससे लगता है कि रियलाइज करना शुरू कर दिया है। और इस रियलाइजेशन की वजह से ही मैं आपके साथ बैठा हूं और बहुत सारे लोग मुझे सुनते हैं। आज का आपने विषय भी रखा है, भारतीय इतिहास की एक तरफा व्याख्या, एक जानबूझकर किया गया व्यक्तिगत निर्णय, नीतिगत निर्णय। इस राही की संस्थापक डॉक्टर प्रियंका मिश्रा जी, जो आईपीएस हैं, पीएचडी हैं, डॉक्टर हैं, और इसके को फाउंडर हैं जनाब अनहद और अरख मिश्रा जी। आप सब लोगों ने मुझे इतने प्रबुद्ध लोगों के बीच में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उस विषय पे आता हूं और आप सब लोगों से एक विनती करता हूं कि मैं पिछले 4.5 साल से मैं कुछ भी नई बात नहीं कह रहा। न मेरा कोई उसमें रिसर्च है, न मेरी कोई खोज है। हां, यह जरूर है कि उन तथ्यों को रखने में जो डॉटेड लाइनें हैं वो मेरी हैं। इसलिए मैं ये मानता हूं कि आप तमाम सारे लोग जो इस वक्त सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, बिना किसी रेफरेंस के जब ये प्रोग्राम समाप्त हो तो मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा और आपको कहीं नहीं उसका रेफरेंस देखना है और आखिर में उसका जवाब देना है। और सवाल सिर्फ इतना ही है कि भारत के इस तथाकथित आजाद भारत के जो एक झूठी फ्रॉड डेट है 15 अगस्त, उसके बाद जो भारत का पहला शिक्षा मंत्री बना, उनका पूरा नाम क्या था? बिना किसी कनेक्शन के, बिना किसी रेफरेंस के, बिना किसी जानकारी के, अगर आपकी मेमोरी में है तो इस प्रोग्राम के समाप्त होने के बाद मुझे पूरा नाम बताइएगा। आपने भारतीय इतिहास की बात की, नंद कुमार जी ने देश की बात की। मैं इसमें थोड़ा सा आपसे इस गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा। नंद किशोर जी, हम एक लंबे समय से बड़े कंफ्यूजन में हैं, और कंफ्यूजन इस बात का है कि हम देश और राष्ट्र को एक ही चीज समझ रहे हैं। और जब देश और राष्ट्र को एक ही चीज समझेंगे तो संकट यह पैदा होता है कि राष्ट्र जिसकी कोई सीमा नहीं होती, जो आस्थाओं, परंपराओं पे, सरोकारों पे जिंदा रहता है, और देश
सरकार से चलता है, संविधान से चलता है, संसद से चलता है, पुलिस से चलता है, आर्मी से चलता है, न्यायपालिका से चलता है। और उस संविधान के दायरे में कुछ कानून हैं, कुछ उसूल हैं, कुछ रूल हैं। वो मुझे अच्छे लगे न लगे, लेकिन वो संविधान है, उसे मानना है। पुलिस है, उसका कोई कानून है, आर्मी है, उसका कोई कानून है, न्यायपालिका है, उसका कोई कानून है। उसमें रद्द-बदल हो सकता है, उसमें घटने वाली घटनाओं की इंटरप्रिटेशन गलत और सही हो सकती है, लेकिन राष्ट्र का इतिहास कोई पीएचडी करके, कोई हिस्ट्री का प्रोफेसर होकर नहीं लिख सकता। वाल्मीकि कोई पीएचडी इतिहासकार नहीं थे, गीता लिखने वाले कोई इतिहासकार नहीं थे। मेरा राष्ट्र हम सरोकारों से चलता है, हमारी आस्थाओं से चलता है, और राष्ट्र को चलाने का काम समाज करता है। देश को चलाने का काम सरकार करती है, पुलिस करती है, आर्मी करती है, और जो तमाम उसके अंग होते हैं वो करते हैं। इसलिए हमारे यहां राष्ट्रों के इतिहास को और देश के इतिहास को मिक्स करा गया है, क्योंकि लिखने वाला पीएचडी करके प्रोफेसर जो बना है, जिसके पास एमेरिटस की डिग्री है, जिसको सरकार ने काम दे दिया है कि आपको इतिहास लिखना है, उसने कुछ किताबें पढ़ी होंगी, कुछ रेफरेंसेस लिए होंगे, और उसकी बुनियाद पर उसने किसी राष्ट्र की आस्थाओं, सरोकारों और परंपराओं के बारे में भी लिखना शुरू कर दिया है। वो ये तो लिख सकता है कि औरंगजेब आया, औरंगजेब ने क्या किया, अकबर आया, उसने क्या किया, सेना ने क्या किया, न्याय व्यवस्था क्या थी, म्युनिसिपलिटी काम कैसे करती थी, उनके नियम कानून कैसे थे, ये तो लिख सकता है वो कुछ देर के लिए। लेकिन वो हजारों साल की परंपरा को 1931 में पैदा होने वाली एक महिला, जो 1947 में मात्र 16 साल की थी, उन्हें मेरी हजारों साल पुरानी परंपराओं और आस्थाओं के बारे में कैसे पता चला, और कौन सी किताब उन्होंने पढ़ी कि उन्होंने तमाम बातें ऐसी लिखी जो उनकी परिधि में नहीं थी। इसलिए इतिहासकारों ने इतिहास लिखते लिखते इस राष्ट्र की हजारों हजारों साल पुरानी परंपराओं को भी अपनी सोच, अपने उस चश्मे से लिखना शुरू कर दिया। और आप जानते हैं कि आज भी रामायण जो वाल्मीकि ने लिखी थी, वो आज भी हमारे यहां नानी दादी, नाना दादाओं के माध्यम से आगे बढ़ी। किताबें नहीं दी किसी ने कि ये बेटा रामायण है, इसे पढ़ लेना। वो इतिहास हमारे यहां मौखिक था, लिखा नहीं जाता था। लेकिन हम लोगों ने ये मान लिया कि राष्ट्र कुछ होता ही नहीं है। राष्ट्र की कल्पना तो यूरोप में आई थी, और जब पूरी दुनिया नहीं थी हम तब से थे भाई। तो जिन लोगों को हमने अपना आदर्श मान लिया और उसमें कंफ्यूजन पैदा किया, इसलिए राष्ट्र के बारे में भी गलत समझते हैं, और इतिहासकार अपने अपने एजेंडे के तहत जो अपॉइंट हुए, उन्होंने भी इतिहास अपने एजेंडे से लिखा, और इसीलिए आज तक वो बड़े बड़े तगमों से नवाजे गए। सत्ताएं आती हैं, सत्ताएं आती हैं, तो उस दौरान जो लोग इतिहास लिखते हैं, उसमें से 99% सरकार की चाटुकारिता करते हैं। जैसे बहुत से बौने लोगों को बहुत महान बना दिया जाता है। यकायक सत्ता में आने के बाद कुछ लोग महान हो जाते हैं। वो दो कुत्तों के साथ खेलते हैं तो कहते हैं वो डॉग लवर थे। वो बच्चों के साथ बातचीत करते हैं तो उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। वो बाग में टहलते हैं तो कहते वो पर्यावरण के बड़े मानने वाले थे। तो इस तरीके की जो मानसिकता है, उसी कारण आज हम इतिहास, जो इस देश का इतिहास है, उसको भी गलत जानते हैं। और उन्हीं इतिहासकारों द्वारा जब राष्ट्र का इतिहास लिखा गया, मेरी आस्थाओं, परंपराओं, सरोकारों का इतिहास लिखा गया, मेरी मान्यताओं का इतिहास लिखा गया, तो उसमें भी अपने समय के हिसाब से टेम्परिंग की गई। एक छोटी सी एग्जांपल है कि अगली 10-20 पीढ़ियों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने
सुप्रीम कोर्ट में लोग आते हैं, लॉ पढ़ते हैं, सिर्फ लॉ पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग डॉक्टर की दुकान नहीं पढ़ते, इतिहास नहीं पढ़ते, वो लॉ पढ़ते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं। लेकिन लॉ पढ़ने वाला आदमी इस देश में हिंदुइज्म की परिभाषा बता देता है, और वो बताता है कि हिंदुइज्म का मतलब है वे ऑफ लाइफ। तो हिंदुत्व के लोग, सनातनी लोग, हिंदुत्व की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट के 4 विद्वानों द्वारा, तथाकथित विद्वानों द्वारा उस परिभाषा को जानने लगते हैं। और वही सुप्रीम कोर्ट राफेल के बारे में एक्सपर्ट है, वही सुप्रीम कोर्ट दही हांडी के बारे में एक्सपर्ट है, वही जलीकट्टू के बारे में एक्सपर्ट है, वही हजारों साल की परंपरा सबरीमला में है उस पे भी एक्सपर्ट है, वही जेंडर जस्टिस पे एक्सपर्ट है। तो ये 2 चीजें मिक्स हो रही हैं। मेरी आस्थाओं परंपराओं को परिभाषित करने का अधिकार देश की किसी अदालत को नहीं है। मेरी आस्थाओं को परिभाषित करने का जगत गुरु जो 4 शंकराचार्य हैं, वहां से आएगी तो बात समझ में आती है। उनमें कोई मतभेद होगा तो वहां तक बात समझ में आती है। लेकिन कानून की किताब पढ़ करके राफेल, सबरीमला, जलीकट्टू, दही हांडी और हिंदुत्व पे परिभाषा मैं नहीं मानता। और अगर मैं इसके खिलाफ हूं या ऐसी किसी निर्णय के खिलाफ हूं तो मैं ये मानता हूं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है तो है, मैं इसको 100 बार करूंगा। लिहाजा आज आपके सामने जिस इतिहास को लेकर के हम सब चिंतित हैं, मैं उस इतिहास के बारे में, जैसे प्रियंका जी ने बताया कि प्रोफेसर कपिल कुमार अच्छे बड़े इतिहासकार हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी 1947 जो कल की घटना है कुल मिलाकर के इतिहास में, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो जिस दौर में मौजूद था, जो आई विटनेस था, जो अपनी आंखों से देख रहा था, हमने उनकी बात नहीं मानी और सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए कुछ लोग, उन्होंने ड्राइंग रूम में बैठ करके उन घटनाओं का वर्णन अपनी हिसाब से किया, जिसे मैं कहता हूं कुछ लोगों ने इस देश में आजादी के, तथाकथित आजादी के बाद की घटना और उससे कुछ 10-20 साल पुरानी घटनाओं को अपनी ख्वाहिश को खबर बनाया। इस कारण वो तमाम बड़े लोग जो उस घटनाओं के चश्मदीद गवाह थे, जो कुछ उन्होंने लिखा, वो किताबें इस देश की न स्कूलों में पढ़ाई गई, न कॉलेजों में पढ़ाई गई, न उस पर चर्चा हुई, और उन किताबों को भी मार्केट से गायब कर दिया गया और उनके बारे में एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया ताकि लोग, आने वाली जनरेशन ने उनको हमेशा एक शक की निगाह से देखें। और कुछ लोग इतने बड़े बनाए गए, जितना बड़ा उनका कद नहीं था उससे ज्यादा बड़ा उनका कद बनाया गया, और बार बार ऐसा लगा कि यही दुनिया के सबसे महान पुरुष पैदा हुए थे, यही सबसे बड़े मॉडर्न इंडिया के सबसे बड़े पैरोकार थे। इसलिए मैं आज आपके सामने वो किताबें रखना चाहता हूं जो शायद आज की जनरेशन ने उनको नहीं देखा। नंद किशोर जी शायद चले गए हैं, इसमें से एक भी किताब ना आरएसएस ने लिखी, न विश्व हिंदू परिषद ने लिखी, न बजरंग दल ने लिखी। ये तमाम किताबें उस दौर के वो लोग जिनके सामने घटनाएं घटी उन्होंने लिखी हैं। इसलिए वो किस पार्टी में थे, किस पार्टी में नहीं थे, ये महत्व नहीं है। इससे ये बात तो सच पता चलती है कि उस वक्त भी हजारों लोग ईमानदार थे, उन्होंने ईमानदारी से बातें लिखी, लेकिन आजाद भारत के बाद उन ईमानदार लोगों की बातें बाहर ना आए, इसलिए कुछ चाटुकारों को पैदा किया गया और उनसे कहा गया कि आप हमारा गुणगान कीजिए, और वो गुणगान हुआ और वही किताबें इत्तेफाक से, इसलिए मैंने उस शख्स का आपसे पूरा नाम पूछा। वो तमाम सारी चीजें इस देश के किताबों में चली आ रही हैं, वही किताबें पढ़ाई जा रही हैं, और दूसरी किताबें मिलेंगी नहीं, और मिल जाएंगी तो उसको नकारने वाले आज बचे नहीं हैं।
इसलिए मैंने आपसे छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि कुछ घटनाओं को छोड़ दीजिए। औरंगजेब, अकबर, छत्रपति शिवाजी, इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। मान लीजिए मैंने एक मैं कहता हूं कि बेनिफिट ऑफ डाउट दे दीजिए थोड़ी देर, लेकिन ये बेनिफिट डाउट मैं नहीं देना चाहता, इसलिए कि जो मेरे सामने जीवित लोग हैं, जो इतिहास मेरी आंखों के सामने, मेरे बाप के सामने, मेरे दादा के सामने घटा है, जिन्होंने उस वक्त भी अपनी किताबें लिखी, वो किताबें आज इसी भारत में कहीं ना कहीं मौजूद थी। लोग सत्ताओं के डर से उन किताबों को, उन बातों को नहीं कह पाते थे। उन्हें डर लगता था कि कहीं सत्ता नाराज ना हो जाए और सत्ता का हमको भाजन न बने। ये किताब है, इस किताब का नाम है गांधी एंड अनार्की। मैं ये शब्द बहुत जोर जोर से बोलता हूं प्रियंका जी, क्योंकि आप जिस मुहिम में हैं, ये किताब आपकी इस संस्था के पास होनी चाहिए। मैं आपको एक एक किताब भेज सकता हूं, क्योंकि मेरे इस पूरे 3 साल का जो मेरा 4 साल का जो जीवन है, उसमें सिर्फ तथ्य, रेफरेंस, फैक्ट को रखने के अलावा मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं। इस किताब का लिखने वाला कौन है, गांधी एंड अनार्की, इस शब्द को ईजाद करने वाला कौन आदमी है, जिस शख्स ने लिखी है उनका नाम है सर सी शंकरन नायर। सर सी शंकरन नायर कोई मामूली आदमी नहीं थे। सर सी शंकरन नायर कांग्रेस पार्टी के अमरावती अधिवेशन में अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के। 1897 की घटना है ये, 1897 की घटना है। सर सी शंकरन नायर was the president in अमरावती कांग्रेस अधिवेशन। और इस किताब के पेज नंबर 132 पर एक आर्टिकल लिखा है, अपेंडिक्स 3, पेज 132, और इसका शीर्षक है मालाबार्स एगोनी। और राइटर कौन है? राइटर हैं 1922 में जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष थी, उनका आर्टिकल है। यह संघ के किसी आदमी ने नहीं लिखा है, क्योंकि हर गंदगी के लिए आप संघ को नाम दे दो, संघ के ऊपर कूड़ा डालो और अपने आप को महान बता दो, यह परंपरा बड़ी पुरानी है। इसलिए आज के दौर के वो तमाम सारे लोग जो राष्ट्रवादी हैं, उनको अपने अंदर से इस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को निकाल देना है, उस कुंठा को, उस एहसास से कमतरी को निकाल देना है कि कोई हमारे ऊपर हमला झूठा करेगा और हम सडनली बैकफुट पे आ जाएंगे। नहीं, आप उन्हीं तथ्यों और तर्कों के साथ पूरी ताकत से जवाब दीजिए। पेज नंबर 132, किताब के राइटर हैं सी शंकरन नायर, प्रेसिडेंट अमरावती कांग्रेस पार्टी, 1897, पेज नंबर 132 पे अपेंडिक्स 3 के अंदर वो एक आर्टिकल लिखा हुआ है एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट 1922 में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष थी। इसमें बताया गया है मोपला, जिस केरला का हाल आप आज देख रहे हैं, जो केरला के अंदर मुस्लिम लीग से लेकर के तमाम लोगों ने क्या हाल कर रखा है, जहां भारत का कानून नहीं चलता है, जहां भारत की व्यवस्था नहीं चल पा रही है, उसका मोपला जो कांड हुआ था, उसमें किस तरह से गांधी जी की एक मूर्खता के चलते उन्होंने टर्की की उस खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया और उस खिलाफत मूवमेंट को भारत के अंदर अली बरादरान ने आगे चढ़ाया, उस खिलाफत मूवमेंट को मौलाना आजाद ने आगे बढ़ाया और उसी के चलते केरला में हजारों हिंदुओं का कत्ल हुआ। इसका पूरा वर्णन एनी बेसेंट में लिखा है और वो कहती हैं कि कैसे गांधी जी चुप्पी साध गए थे, इस पे बोले नहीं। इसलिए आज के इतिहास में एक नहीं, कुछ कुछ किताबों का जिक्र बहुत जरूरी है। ये किताब लिखी हुई है, इस किताब का नाम है द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। इसकी राइटर भी एनी बेसेंट हैं। इसी में वो लिख रही हैं कि जब हिंदुस्तान के अंदर सेल्फ रूल की बात चल रही थी तो एनी बेसेंट लिख रही है। मैंने फिर वही कहा, इस पे कोई डाउट नहीं कर सकता है, इसको कोई मैनिपुलेटेड नहीं कह सकता है, इसको कोई झूठी किताब नहीं कह सकता है। मेरे ऊपर कोई किसी संघ का, किसी पार्टी का, किसी विचारधारा का, किसी
किसी संगठन का आरोप नहीं लग सकता है। एनी बेसेंट की ये किताब है। इस किताब में मैडम एनी बेसेंट लिख रही हैं कि जब होम रूल की मांग चल रही थी तो अंग्रेज गरीबों से, पिछड़ों से, जो आज की डेट में जिन्हें हम ओबीसी कहते हैं, एससी एसटी कहते हैं, उनसे अंग्रेज ये कहते थे कि अगर तुम लोगों ने होम रूल की मांग की तो तुम्हारे ऊपर ब्राह्मण फिर दोबारा से हुकूमत करेगा। ये एनी बेसेंट कह रही है, मैं नहीं कह रहा, मैंने नहीं कहा। लेकिन हमें किसी 1931 में पैदा होने वाली महिला, 47 में उनकी 16 साल की उम्र, 29 साल में भारत का इतिहास लिखने वाली उस महिला को, जिनकी आज 89 की उम्र है और जेएनयू में अपना बायोडेटा देने से वो कतराती है, मुझे उनका इतिहास नहीं पढ़ना है। अगर इतिहास पढ़ना है और उन घटनाओं को समझना है तो ये किताब पढ़ें। ये किताब किसकी किताब लिखी हुई है? इस किताब का नाम है पाकिस्तान और डिवीजन ऑफ इंडिया। इसका हिंदी संस्करण भी है पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन। यह किताब किसी और ने नहीं, बी.आर. अंबेडकर ने लिखी। यह किताब क्यों नहीं आई मार्केट में अब तक? इस पे चर्चा क्यों नहीं हुई? अंबेडकरवादियों ने भी नहीं की, दलितों ने भी नहीं की, दलित स्कॉलर ने भी नहीं की, और हमारे देश के तमाम लोगों ने सत्ता की चाटुकारिता में बौनों को महान बनाया और महानों को बौना बना दिया। ये नहीं लिखा। इसी किताब के अंदर उन्होंने कई सारे रेफरेंसेस हैं। इस्लाम के बारे में क्या लिखा है, पार्टीशन के बारे में क्या लिखा है, गांधी के बारे में उनके क्या निजी विचार थे। बोले उन्होंने लिखा है कि मैं गांधी को कोई महान महात्मा नहीं मानता, ही वॉज ए वेरी वेरी लो IQ मैन। आज के जमाने में कह देंगे तो कुछ लोग चढ़ जाएंगे, क्योंकि गांधी को आगे करके लोगों ने सत्ता तो प्राप्त की है, लेकिन गांधी को आज भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि गांधी से भी ज्यादा बड़े लोग थे। ये किताब उन्होंने लिखी है, उन्हीं ने लिखा है इस किताब के अंदर, बी.आर. अंबेडकर ने, कि भारत का पार्टीशन मजहब के नाम पे हुआ था, और जब तक भारत की धरती पे एक भी मुसलमान रहता है तब तक ये पार्टीशन पूरा नहीं हुआ। ये किसी संघ चालक ने नहीं लिखा था, ये हेडगेवार जी ने नहीं लिखा था, ये गुरु गोलवारकर ने नहीं लिखा था भाई, लेकिन ये हमें इतिहास में नहीं मिलता है। ये किताब है, तीसरी किताब, सरदार गुरबचन सिंह तालिब की किताब है। इस किताब का नाम है मुस्लिम लीग अटैक ऑन सिख्स एंड हिंदूज इन द पंजाब 1947। गली का नंबर बताया है, मकान नंबर बताया है, उस मकान में रहने वाले पंजाबी परिवारों के बारे में बताया है। पूरा इतिहास उनकी आंखों के सामने है, वो लिख के गए हैं। लेकिन ये नहीं बताया जाता इस देश के अंदर, क्योंकि इसे बताने से फ्रॉड सेकुलरिज्म जो है खतरे में आ जाता है। बड़ी बड़ी चर्चाएं हुई इस देश के अंदर, कश्मीर में रोज सवाल उठते थे, कश्मीर के बारे में बहुत बातें होती थी, कश्मीर ये है, कश्मीर वो है। जो आया उसने कश्मीर की एक नई का परिभाषा दी, इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत। उस इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का ये संविधान न देश के दिल्ली में रहने वाले काले कोट वालों ने पढ़ा, और न देश को पता चला कि ये संविधान क्या है। इसको पढ़ लें अगर आप, तो आपको पता चलेगा कि जो कश्मीर में हो रहा था वो भारत की धरती पे टू नेशन थ्योरी के तहत एक राज्य को बसाया गया, जिसका संविधान ये है। और इसी संविधान के तहत जो आज कुछ हो रहा है, ये संविधान उसके लिए जिम्मेदार है। ये बात अलग है कि वर्तमान सरकार ने 5 अगस्त को इसको कूड़े के डिब्बे में डाल दिया। इसलिए ऐसे किसी आदमी की किताब इस देश में चर्चा का विषय नहीं बनी, रेफरेंस की किताबें नहीं बनी कभी भी। इसलिए मैं कहता हूं कि आज जब बहुत सारी चीजें आती हैं बाहर निकल के, तब लोगों को पता चलता है ये किताब किसने लिखी है। इस किताब का नाम है गांधी हिज लाइफ एंड थॉट्स। ये किसने लिखी है किताब? ये किसी संघ के आदमी ने नहीं लिखी, तथा कथित राइट विंगर्स ने नहीं लिखी। इस किताब के राइटर का नाम है जेपी कृपलानी। ये किताब मिल नहीं रही है कहीं, अवेलेबल नहीं है कहीं। ये भारत सरकार का पब्लिकेशन है, इसकी कीमत 7 रुपए है, लेकिन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये नहीं होगी कि किन्हीं कारणों से इसको अवेलेबल नहीं कराया गया। प्रियंका जी, आप पूछ सकती हैं कि मैंने इन किताबों का रेफरेंस क्यों दिया है।
मैंने इन किताबों का रेफरेंस इसलिए दिया है, मैं नहीं जानता, मैं फिर कह रहा हूं, मुगलों का इतिहास, अंग्रेजों का इतिहास कैसे लोगों ने लिखा होगा, ये इस रेफरेंस के देने से पता चल जाएगा कि जो वर्तमान आज हमारा है उससे पता चलेगा कि जिन लोगों ने इसको लिखा है और इन लोगों ने वो तथ्य दे के गए हैं। तो सोचिए जरा कि औरंगजेब से लेकर के दुनिया भर के आताताई, मजहबी उन्मादी, इस्लामिक आतंकवादी जब भारत में आए होंगे तो कैसे चाटुकार उस वक्त भी पैदा हुए होंगे कि उन्होंने लिखा कि औरंगजेब अपनी टोपी को सी करके अपना घर चलाता था। यह नहीं लिखा कि ब्राह्मणों के रोज जनेऊ, कितने ब्राह्मण मारे गए, उनके जनेऊओं को तोला भी जाता था, यह नहीं लिखा जाता। ये कहते ही आपके ऊपर राइट विंगर, कम्युनल, ये तमाम इंटॉलरेंट लोग हैं। इसलिए ये जेपी कृपलानी साहब का किताब का रेफरेंस इसलिए बता रहा हूं कि जेपी कृपलानी साहब उस बात के प्रत्यक्ष गवाह हैं। अध्यक्ष थे उस वक्त जब देश की 14 प्रोविंस से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव आया था। वोटिंग हुई थी, क्योंकि सबको मालूम था 1946 के अंदर ट्रांसफर ऑफ पावर का मामला तय हो चुका था, सब कुछ डॉटेड लाइन पे था और सरकार बननी थी और जो भी अध्यक्ष होता उसे प्रधानमंत्री बनना था। जेपी कृपलानी उस वक्त अध्यक्ष थे। उन्होंने जो कुछ अपनी आंखों से देखा वो लिख के गए हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया। इसी में लिखा हुआ है, पटेल बैठे थे, कृपलानी बैठे थे, नेहरू सामने बैठे थे, गांधी सीधे हाथ पर बैठे थे, और किस तरीके से जब वो डिब्बा खुला और उसमें से ये पता चला कि पटेल को 12 वोट मिले हैं, नेहरू को एक भी वोट शायद नहीं मिला था। पूरा वर्णन है उस घटना का। और कहा तो गांधी जी ने नेहरू से कहा कि नेहरू, तुम्हें 1 वोट मिला है, पटेल को 12 वोट मिले हैं। आप सोचिए कि ये कितना बड़ा षड्यंत्र था। अब उस षड्यंत्र को किस तरीके से नौटंकी की जाती है, जैसे हमारे यहां पार्टियों में क्या होता है, आज उसका आपको रूप देखने को मिलेगा। ये हुआ, वो हुआ, फलाना हुआ, लेकिन फिर आखिर में कहा जाता है कि सारे अधिकार पार्टी अध्यक्ष को दे दिए गए हैं, उनका निर्णय होगा। तो फिर ये चुनाव कराने, वोट डालने, एमएलए को बुला कर के मुख्यमंत्री का नाम चुनने की प्रक्रिया एक फ्रॉड ड्रामा होती है, ताकि इसका भी हम एक फॉर्मेलिटी कर दे ताकि आरोप न लगे। और अगर मनमाना हाई कमांड के लेवल का मुख्यमंत्री नहीं आया तो फिर निर्णय आप पार्टी अध्यक्ष को दे देते हैं और पार्टी अध्यक्ष वो करता है जो उसका मन करता है। यही काम इसमें हुआ। पटेल को चिट्ठी लिखी वहीं बैठे बैठे गांधी जी ने कागज पे, पटेल से कहा आप इस्तीफा दे दो। सारी घटना का वर्णन है, इसे पढ़ ले लो। पटेल ने उस कागज को गुस्से में, पटेल के चेहरे के ऊपर गुस्सा था, माथे पे बल थे, और वो चिट्ठी वापस कर दी उन्होंने। उसके बाद कृपलानी को उन्होंने दोबारा कहा कि आप पटेल का इस्तीफा ले लीजिए। ये ईमानदारी है? ऐसे आदमी को हम भारत का राष्ट्रपिता कहते हैं? इस बेईमानी के लिए कहते हैं क्योंकि कुछ लोगों को सूट करता था, इसलिए कहा जा रहा था। मैं नहीं करता, आज के भारत का युवा नहीं करेगा। जो आदमी सार्वजनिक जीवन में बेईमानी करे, अपने निजी जीवन में बेईमानी के हजारों किस्से हों, मैं किसी के निजी जीवन में नहीं जाना चाहता। आप हमको इस देश की पूरी इतिहास ऐसे ही लोगों से भरा हुआ है। और उसके बाद जेपी कृपलानी ने कहा कि गांधी जी इस्तीफा, गांधी जी को उन्होंने, पटेल ने इस्तीफा देके चले। इसलिए मैंने कहा कि हम किसकी बात करते हैं, हमने पढ़ा दिया और हमें बताया गया कि 1857 का जो क्रांति थी, जो विद्रोह था, जो म्यूटनी थी, उसके बारे में हमें वैसे ही अंग्रेजों के स्टाइल में कि उन्हें जो ठीक लगे बिल्कुल वैसे ही हम बना दें। तो जब अगर 1857 में आप पढ़ाने जा रहे थे तो वीर सावरकर की किताब जो 1857 पे उनकी अपनी लिखी हुई है,
जो 1966 तक जिंदा रहे। वीर सावरकर की इस किताब को क्यों नहीं इतिहास के स्टूडेंट्स को रेफरेंस में कहा गया कि इसको भी आप पढ़ें, लेकिन नहीं, क्योंकि सच अगर सामने आ गया तो बौने लोग समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इतिहास गवा रहा है कि महान लोगों को बौना बनाओ और बौनों को महान बना दो, ताकि आने वाली पीढ़ियां उन बौनों के प्रति ही हमेशा एक ऐसा बड़ा आडंबर खड़ा कर लें कि लगे कि बस दुनिया में इनके अलावा कोई था ही नहीं, कुछ और हुआ ही नहीं। लेकिन आज संचार क्रांति ने, प्रियंका जी, दुनिया को जोड़ दिया, क्योंकि इस संचार के ऊपर भी कुछ ही लोगों का हाथ था, कुछ ही लोगों का वर्चस्व था। अगर आप अपने मन की कोई बात कहना चाहती हैं, आपकी कोई खोज है, आपकी कोई इंटरप्रिटेशन है, तो आप कहेंगी कहां? अखबारों के मालिकों को लोकसभा और राज्यसभा में भेज करके अखबारों को भी मैनेज कर लिया गया, उन्होंने भी वही गुणगान किया। एक अखबार के मालिक लगातार खुद राज्यसभा में नॉमिनेट होते रहे, फिर वो चले गए तो उनकी बेटी होती रही, और उसी पार्टी से उस अखबार को आप पढ़ के हम लोग बड़े हुए, और हम ये कहें कि ये निष्पक्ष बात लिखता है, ये मुमकिन है? रेडियो आया तो सरकार, टेलीविजन आया तो सरकार। तो उसने 70 सालों में कोई 19 साल प्रधानमंत्री रहा, कोई 16 साल प्रधानमंत्री, उन्हीं का इतना गुणगान किया कि उसमें जितनी नस्लें निकली उन्हें सच पता ही नहीं चला। लेकिन जैसे ही दुनिया में यह संचार क्रांति हुई और मेरे और आपके हाथ में जो एक साधारण परवानों से निकले हुए लोग हैं, उस संचार क्रांति के माध्यम से आपको भी आज ये ताकत है कि आप अपनी बात कह सकें। अगर आपकी बात तथ्यों और तर्कों के ऊपर होगी तो दुनिया में कोई बैठा हुआ आदमी आपकी बात को काट नहीं सकता। इसलिए आज उन लोगों को तकलीफ हो रही है जिन्होंने इस फ्रॉड के चलते 70 साल तक इस देश पे एक छत्र राज किया, और जब एक परिवार के प्रधानमंत्री की डेथ हुई, आखिरी डेथ उस खानदान में हुई, तब पता चला कि 7,500 करोड़ रुपया तो वो व्हाइट में दे के गए हैं। नहीं समझ में आया भाई, कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा। इसलिए संजय गांधी की हत्या होती है, एक्सीडेंट होता है तो उस पर चर्चा नहीं होती, इंदिरा गांधी पे कमीशन नहीं बनता, राजीव गांधी पे कमीशन नहीं बनता, राजेश पायलट गृह मंत्री की कार से हत्या हो जाती है, पोस्टमार्टम नहीं होता, कोई इंक्वायरी कमीशन नहीं बनता। एक न्यू ब्रांडेड एरोप्लेन में भारत के प्रधानमंत्री का कंटेंडर, जो भावी प्रधानमंत्री हो सकता था उस पार्टी का, 5 पत्रकारों के साथ मैनपुरी के ऊपर उसका प्लेन लड़खड़ा जाता है और ब्लास्ट होकर मर जाता है, 5 पत्रकार मर जाते हैं। आज तक उसका कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कोई कमीशन नहीं बैठा। कैसे मुमकिन है ये बात? अपनी बेटी की शादी जिससे की जाती है, उसका पिता 2002 में आउटलुक के अंदर एक इंटरव्यू देता है, वो आउटलुक जिसके विनोद मेहता, और वो कहता है कि मैं किसी इटालियन माफिया से नहीं डरता। 2002 में ये इंटरव्यू में कह रहा है वो आदमी, आउटलुक में इंटरव्यू आप लोग देख सकते हैं। और 2009 में साउथ दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज के सामने से जो रोड जाती है, उस रोड के पास एक बड़ा गुरुद्वारा है, और उस गुरुद्वारे के बराबर का पूरा मार्केट यूसुफ सराय कहलाता है। ये बात मैं इतनी बारीकी से पिन पॉइंटेड किसी कारणों से कह रहा हूं। उस यूसुफ सराय जैसे एक छोटे से मार्केट में एक बहुत ही शैबी किस्म का होटल, जिसका बेटा भारत की राजनीतिक एक दल की सबसे शक्तिशाली मेहता का दामाद हो, उसका पिता यूसुफ सराय के एक छोटे से लोअर मिडिल क्लास टाइप के होटल में फंदा लगाकर पंखे से लटका मिले, कोई इंक्वायरी नहीं। उस परिवार में
उस बेटी जिसकी शादी हुई मुरादाबाद के एक साधारण परिवार के लोग से, उसकी बहन 2001 में एक कार एक्सीडेंट में मार दी जाए, कोई इंक्वायरी नहीं। उसका भाई 3 साल बाद गले में फंदा लगा के मिले, कोई इंक्वायरी नहीं। क्योंकि ये इंक्वायरी इस देश के ताकतवर परिवार से जुड़ी हो सकती है, इसलिए नहीं होगी। और यही चुप्पी आज भी इसलिए परेशान है लोग कि चुप्पी टूट रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं। एक साधारण से परिवार का आदमी दिल्ली की गद्दी पे बैठ के ये सवाल पूछने की हिम्मत कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि कैसे हो सकता है, हम खानदानी रूलर हैं। आप और मैं कोई दुनिया के धनाढ्य परिवार से नहीं आए। हमारे बाप दादा कोई अरबपति करोड़पति नहीं थे। हमारे दादा परदादाओं ने सत्ता के गलियारों में घूमकर करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी नहीं दी। इसलिए हमें अधिकार नहीं है ये बात कहने का, हमें ये बात सुनने का अधिकार ही नहीं है। हमें वही सुनना चाहिए जो ताकतवर लोग कहें, वही सच है। और उन्हीं ताकतवर लोगों के माध्यम से पूरा मीडिया, पूरे इतिहास, सब कुछ कंट्रोल करके रखा। लेकिन आज आप जैसे लोग जब बाहर निकल के आ रहे हैं तो सवाल पूछा जा रहा है। इसलिए मैंने कहा प्रियंका जी, इतिहास की बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जिन पे सवाल उठ सकते हैं। मेरी जो जनरेशन है, जो मेरे बाद की जनरेशन है, उसने सत्तू नहीं खाया, उसने मैगी खाई है। उसके पास टाइम कम है, वो 2 मिनट में सब कुछ सुनना चाहता है, सब कुछ समझना चाहता है। वो 4-4 घंटे की भाषण नहीं सुनेगा, वो 1000 पेज की किताब नहीं पढ़ेगा। इसलिए मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं बहुत बहुत बड़ा कोई भाषण न दूं, बल्कि किताबों के नाम, पेज के नाम, रेफरेंस के नाम बता दूं और कहूं ये कल की घटना है, परसों की घटना है, ये 200 साल पुरानी नहीं है। जब इन चीजों को इतने गंदे तरीके से लिखा गया है, हीरो को जीरो बना दिया गया है और जीरो हीरो बने घूम रहे हैं, तो फिर उससे अंदाजा लगा सकते हो कि औरंगजेब क्या था, बाबर क्या था, हुमायूं क्या था। इससे अंदाजा लग सकता है कि हम पिछले कई सौ सालों से अपने ही इस देश के गुलाम लोगों के भी गुलाम हैं, जो अपने आप को विद्वान कहते हैं, इंटेलेक्चुअल कहते हैं। वो पियारो हैं किसी विचारधारा के, किसी वाइट स्किन के, उसके हैं वो, और कुछ नहीं है उनका कोई लेना देना। इसलिए मैंने कहा कि अगर सच जानना है तो कहीं नहीं जाना प्रियंका जी, ये भारत के ओरिजिनल कॉपी का रेप्लिका है मेरे पास। सिर्फ इतना ही करना है, मेरा सजेशन भी है साथ साथ, इतना ही करना है। वर्तमान पीढ़ी को जो चीजें हैं, फिर बाद में कहूंगा नंदा जी इसके सामने कह रहा हूं ये बात, क्योंकि एक नरेटिव बना दिया गया। अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, सावरकर, ये एक तरीके से डिजाइन करे गए कि कैसे इनको इतिहास के पन्नों से ऐसा एक्सट्रीमिस्ट बनाओ ताकि कभी भी इनकी बात करने वाले लोग हिम्मत न जुटा पाए, और हमेशा जैसे इनका नाम आए लोग अपोलोजिस्टिक हो जाएं, और हर वो तथ्य हटा दो, हर वो सच्चाई हटा दो, कागजों में से निकाल के जला दो, दफना दो, ताकि दुनिया जब तक ढूंढेगी तब तक हमारा परिवार लंबे समय तक इस देश की सत्ता को निचोड़ करके इस देश की सबसे ताकतवर, इस देश की सबसे रिचेस्ट सिविलाइजेशन को नस्ते नाबूद कर दो, उनकी आस्थाओं को पे शक डाल दो, उनकी परंपराओं में खोट निकाल दो, उनकी मान्यताओं में खोट निकाल दो, उनके पूजा स्थलों को एक ढकोसला बताओ। इसलिए 1947 के बाद
ये एक बार नहीं हुआ, सिर्फ इतिहास में नहीं हुआ। 1947 के बाद शिक्षा इस देश में मैकॉले की दी गई, जो मैकॉले बता के गया। और मैकॉले ने जब यहां हिंदुस्तान में कॉन्वेंट शुरू किया, 1835 की उसकी स्पीच पढ़ लीजिए, पार्लियामेंट, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में जो दी है, उसने कहा कि भारत के अंदर एक ही सिस्टम है जिसके कारण न वहां कोई भूखा है, न वहां कोई लावारिस है, न वहां कोई अनाथ है। उसके पीछे सबसे बड़ा है, अगर किसी चीज का हाथ है तो वो है गुरुकुल। और जब तक गुरुकुल रहेगा, अंग्रेज सरकार बंदूक की नोक पर तो राज कर सकती है, लेकिन अंग्रेजों को अगर लंबे समय तक भारत में राज करना है तो गुरुकुल व्यवस्था को तोड़ना होगा। इसीलिए कॉन्वेंट इंट्रोड्यूस किया गया, और भारतीयों को जिन्हें मुलाजिम रखा गया, जिन्हें एम्प्लॉय रखा गया, उसमें यह कंपलसरी कर दिया गया कि जो बच्चे इंग्लिश स्कूल से पढ़ के आएंगे उन्हें सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी। वही सिस्टम चल रहा है, आज भी वही चल रहा है। इसलिए शिक्षा को ऐसा रखो कि जो भारतीय समाज है, जो सनातनी समाज है, जो इस परंपरा और इस मिट्टी से निकल के आया है, जिसकी आस्थाएं इस मिट्टी से जुड़ी हुई हैं, वो अंग्रेजी अगर नहीं बोल पाता है तो बाहर, उस सिस्टम से अलग कर दिया उसको। अंग्रेजी बोलने वाला जेंटलमैन हो गया और हिंदी बोलने वाला अनपढ़ हो गया। ये एक नैरेटिव क्रिएट किया गया। तो मेरे और आपके दौर की बात छोड़िए, 1947 में भी ऐसे लोग थे, उस व्यवस्था में भी ऐसे लोग थे जो आज के जमाने के, हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, कुछ भी नहीं है। हमसे हजारों गुना दूरदृष्टि थे उनकी, विजनरी लोग थे। उनको मालूम था कि कभी ना कभी तो देश बदलेगा, और जब बदलेगा तो उनकी बात समझने वाले लोग पैदा हो जाएंगे, जो विचारधाराओं से, संगठनों से, पार्टियों से, सरकारों से नहीं बंधे होंगे। और वो चिल्ला चिल्ला के पूछेंगे कि ये जघन्य अपराध जिसने किया है उसको बुलाओ, वो जिंदा नहीं है तो उनके वारिसों से पूछो, और जो उनके वारिस हैं उनसे घर घर जाके पूछो कि तुम ये बताओ कि तुमने हमें झूठी बात क्यों बताई थी। हजारों साल पुरानी छोड़ दीजिए। इसलिए मैंने आपके सामने जो ओरिजिनल भारत का संविधान है उसका रेप्लिका, इसे लेने में 10 साल लग गए। ये किसी इसलिए नहीं लिया गया है कि ड्राइंग रूम में रखकर ये बताना है कि हमारे पास ये इसलिए बताना है। मैं ये सवाल आज के तमाम जो मुझसे ऊपर की पीढ़ी है उनसे पूछना चाहता हूं, अगर हमने यही मुहिम चला दी होती, अगर हमने घर घर यही सच पहुंचा दिया होता, तो मुझे पूरा यकीन है कि हम जो आज चेते हैं, आज से कई साल पहले जग जाते हैं। हमको पूछना चाहिए था कि भारत का जब ओरिजिनल संविधान बन गया था, उसी ओरिजिनल संविधान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर अंबेडकर ने, ये अंबेडकर का आइडिया था कि ये जो हमने भारत के संविधान में जो पहला पेज है, जिसे अगर हम पलटें तो वो पेज 3 पे आता है, उसे पेज 3 कहते हैं टेक्निकल भाषा में। और उसके बाद उस पे जो लिखा हुआ है, मैं उसी लाइन से कह रहा हूं, इसी लाइन के ऊपर ही तो सारी कहानी लिखी गई है। ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है इस पे, ये पेज, ये आपका प्रियम्बल है, ये आपका प्रियम्बल है। और इस प्रियम्बल के बाद में जो लिखा हुआ है वो कमाल की चीज है, वो सिर्फ ये लिखा हुआ है, आप देखें तो। और इस पे ये बना हुआ है, ये पेज नंबर 3 है ओरिजिनल संविधान का, जिसके ऊपर इंडस वैली का, इंडस वैली, उसका प्रतीक नंदी बना हुआ है, नंदी। और इसमें 22 चित्र हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संविधान की पहली लाइन क्या कहती है? पहली लाइन कहती है नेम एंड टेरिटरी ऑफ स्टेट, और पहली लाइन कहती है, फर्स्ट लाइन का 2 शब्दों का सेंटेंस है, इंडिया दैट इज भारत। अंबेडकर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा
कि ये संविधान 1947 में बन रहा है, ये जब बनेगा तब लागू होगा, भारत कैसे चलेगा ये लागू होगा, इसमें क्या नियम होंगे ये लागू होगा। लेकिन हम भारत का संविधान बना रहे हैं, ये संविधान भारत का है, और अगर इंडिया दैट इज भारत है, जिसे आज आप इंडिया कहते हैं, तो ये भारत का संविधान है। और भारत का संविधान है तो भारत 1947 में पैदा नहीं हुआ, अंग्रेजों के आने से पैदा नहीं हुआ। तो हम कैसे इस संविधान के अंदर ऐसी चीजें कुछ कर जाएं कि आने वाली पीढ़ियों को यह पता हो कि ये जो भारत था, जो हजारों साल पुराना भारत था, वो क्या था। तो दोनों के बीच में मंत्रणा हुई और फिर यह कहा गया कि किसी तरीके से हम इसके अंदर चित्रों के माध्यम से जो हमारी हजारों हजारों साल पुरानी पहचान है वो इसके अंदर आ जाए। और इस मंत्रणा के बाद दोनों ने नेहरू जी से बात की, नेहरू जी ने सुना और कुछ नहीं सुना, सुना कुछ नहीं सुना, और दोनों ने फैसला किया कि शांति निकेतन बंगाल से एक पेंटर को बुलाया गया जिनका नाम था नंदलाल बोस, और उनसे कहा गया कि आप भारत की जो हजारों साल की सभ्यता है उस सभ्यता के कुछ चित्रों को इस संविधान के अंदर उकेरा जाए, लिखा जाए, जिससे आने वाली पीढ़ियों को यह पता हो कि हम कौन थे। हम 1947 में गांधी जी से नहीं जाने जाते, नेहरू जी से नहीं जाने जाते, हमारी आस्थाएं क्या है पर सरोकार। इसीलिए मैंने कहा संविधान में लिखा हुआ हिस्सा तो 1947 का है और चित्र हजारों हजारों साल पुरानी हमारी सनातन संस्कृति के हैं। इसमें शिवाजी भी हैं, इसमें सुभाष चंद्र बोस भी हैं, इसमें भगवान कृष्ण भी हैं, इसमें भगवान राम भी हैं, माता सीता भी हैं, लक्ष्मण भी हैं। अगर ये संविधान चित्रों के साथ आता तो आज की पीढ़ी और आज के सुप्रीम कोर्ट के काला कोट पहनने वाले जज भगवान राम की इसी संविधान की शपथ लेते। अगर भगवान राम और सीता का और लक्ष्मण का चित्र जिस पे बन रहा है, अगर इसकी शपथ लेते तो सुप्रीम कोर्ट के जज रामनवमी की 9 दिन की छुट्टी न लेते और रामनवमी की छुट्टी के बाद फिर कोर्ट में आते और राम मंदिर के विवाद की सुनवाई करते हुए ये ना कहते कि भगवान राम तो काल्पनिक थे। 9 दिन भगवान राम की छुट्टी भी ली, दशहरा भी मनाया, और कोर्ट में जब आए तो बोले भगवान राम काल्पनिक थे। 9 दिन पहले तो छुट्टी लेने के लिए जिंदा थे, अब कहते हैं काल्पनिक हैं। तो जब अगर शपथ लेते तो कहते कि इसमें भगवान राम की भी शपथ ली है हमने, जो जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। इसमें गुरुकुल की भी है तस्वीर लगी हुई है। अगर ये चित्रों के साथ तय हो गया था और पहला जो संविधान भारत के लोकसभा में हीलियम गैस के अंदर रखा हुआ है, अगर ये सब देखते तो आज की पीढ़ी को कुछ नई बात बताने की आवश्यकता नहीं थी। इसी तरीके से एक और जघन्य अपराध हुआ, उस अपराध को दुनिया को बताने के लिए अपनी नौकरी छोड़िए, किसी पे एहसान नहीं किया, किसी पे एहसान नहीं किया। लोग छोटे छोटे काम करते हैं, लगता है राष्ट्र पे बड़ा एहसान, कोई नहीं कर सकता। हमारी औकात नहीं है कि हम किसी पे एहसान कर सके। हम अपनी जिम्मेदारी, अपने होने का बोध और इस जीवन में जो भी कुछ है उसमें कुछ करना चाहते हैं, बस। इसके बदले में हम किसी से एक कप चाय की उम्मीद भी नहीं रखते। ये सच बताना हमारी जिम्मेदारी है, और इसलिए है कि अगर हमने भी नहीं बताया और हमारी आने वाली पीढ़ी को पता चला कि हमें ये बात मालूम थी लेकिन हमने अपने स्वार्थों के कारण नहीं बताया, सत्ता के सुख और सत्ता के दुख के बीच में से हमने सुख चुना, इसलिए हमने अपना मुंह बंद रखा, इसलिए हमने ये रास्ता चुना। इसलिए मैंने कहा कि कुछ छोटी छोटी चीजें भी अगर आपने बता दी होती तो आज ये स्थिति आती ही नहीं, लेकिन हमने नहीं बताया क्योंकि हमारे बुजुर्ग इन तमाम चीजों में रहे। ये एक कैलेंडर है,
इस कैलेंडर को कि आपको चीजें समझ नहीं आ रही होंगी। प्रियंका जी, ये कहीं और होता तो मैं सवाल नहीं उठाता। इसलिए मैंने शुरू में कहा, मैं विचारधाराओं से नहीं बना, संगठन से नहीं बना। मैं सिर्फ इस देश में जो हुआ है उन्हीं तथ्यों को रख रहा हूं, मेरा कुछ भी उसमें नहीं है। इस कैलेंडर के ऊपर जो लिखा है वो मैं आपको भिजवा दूंगा, और इतनी कॉपी भिजवाऊंगा कि आप अपने हर सदस्य को दे दीजिएगा। विनती मेरी यह है कि ये दीवार पे अगर लटका देंगे, और अगर ये पिछले 50 साल से लटक रहा होता आपकी दीवार पर, तो बच्चा आपसे ये नहीं पूछता, भगवान राम को गाली नहीं देता, बाबर की तारीफ नहीं करता, अपनी आस्थाओं पे प्रश्न नहीं उठाता, अपनी मां से प्रमाण पत्र नहीं लेता, अगर ये लटका होता। लेकिन हमने इसको नहीं लटकाया, हमने किंगफिशर के कैलेंडर को लटकाने की होड़ में लग गए, ताकि सच्चाई पता न चले। ये कोई आरएसएस की फैक्ट्री में नहीं बना। भारत के अंदर जब ये बहस हुई कि भारत का एक झंडा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय जानवर है, भारत का राष्ट्रीय फूल भी है, तो फिर भारत का कैलेंडर कहां है? इस सवाल हुआ तो लोग चौंके, और काफी देर तक इस पे वाद विवाद हुआ। और उसके बाद 1952 में इस पे बहस शुरू हुई, और बहस फिर धीरे धीरे चलते चलते 1957 तक आ गई। और 1957 में भारत के दोनों सदनों से 7 लोगों की कमेटी, जिसमें देश के बड़े बड़े विद्वान थे, एस्ट्रोलॉजर शामिल थे, भौतिक शास्त्री थे, उन सब की टीम ने अपना एक निर्णय दिया कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर सत संवत से होना चाहिए। तो आप जानती हैं कि जैसे हमारे देश में कुछ जाहिल लोग हैं, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए फौरन खड़े हो गए पार्लियामेंट में और बोले कि ये तो हिंदू कैलेंडर है। तब उन साइंटिस्टों ने समझाया कि सत संवत हिंदू कैलेंडर नहीं है। सत संवत, जिसे आज हम बहुत छोटी छोटी बात में कहते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, हमारा साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए। अरे हम तो करोड़ों साल से साइंटिस्ट थे, तुमने हमें मूर्ख बनाया। हमारी तो नानी और दादी भी अपने गांव के अंदर 5 रुपए के पंचांग को देख करके बता देती थी कि किस दिन सोलर एक्लिप्स होगा, कितने बजे होगा, और उसके होने से पहले किसको क्या करना चाहिए, किसी माँ को क्या करना चाहिए, किसी बेटे को क्या करना चाहिए, खाना खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। हमारे यहाँ तो गांव के अंदर चिड़िया मिट्टी में नहाती थी तो लोग बता देते थे कि पुरवैया हवा चलने वाली है। उसको लोग बताते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात। कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, और उस ऑब्जेक्शन के बाद दोनों सदनों ने वो कैलेंडर पास किया, और उस कैलेंडर को 1957 में भारत की पार्लियामेंट ने पास किया कि यही कैलेंडर भारत का होगा। क्योंकि भारत सदियों से एक ऐसा देश रहा है जहां हजारों हजारों मत पंथ के लोग, अलग अलग मत के लोग आए, अलग अलग पूजा पद्धति के लोग आए। भारत ने किसी को यहां मारा नहीं, भारत ने कभी भी किसी भी राष्ट्र पे हमला नहीं किया, भारत ने कभी किसी मत को उसका मत परिवर्तन करने के लिए धर्म परिवर्तन नहीं कराया, मत परिवर्तन नहीं कराया। यह हमारी सोच का हिस्सा नहीं था। इसलिए भारत का कैलेंडर बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट से क्यों होगा, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था उनके पास। पूरा का पूरा ढकोसला था ये कैलेंडर, जिसको आज आपके घर में है। समय नहीं है, नहीं तो प्रूफ कर दूंगा तथ्यों के साथ। तब यह कहा गया कि यह कैलेंडर होगा। दोनों सदनों ने सर्वसहमति से पास किया कि भारत का अगला कैलेंडर
सत्संबत से होगा। कौन लोग थे जो आज छोटी सी बात पे बड़ा बवाल करते हैं कि भाई जब संसद ने पास किया था, उस संसद में आरएसएस का बहुमत नहीं था, बीजेपी नहीं थी, हिंदू महासभा नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था, ज्यादातर एक ही तरह के लोग थे। अब उसमें कृष्णा अय्यर भी थे, पटेल भी थे। अब आप उन पे भी आरोप लगा करके ये कह सकते हैं, तो यह आपके राजनीतिक द्वंद की बात हो सकती है, तथ्य नहीं है। 1958 में भारत का कैलेंडर जब छपा, वो फिर दोबारा उसी अंग्रेजी कैलेंडर से छपा और बात करके खत्म हो गई। मैंने इसीलिए कहा, प्रियंका जी, कोई सोच नहीं सकता है, आपकी टीम के लोग इसकी ग्रेविटी नहीं जानते हैं। ये आसान काम नहीं है कि आप देश की व्यवस्था के अंग भी हों और अपने मन की बात राही जैसा संगठन बना करके करने की हिम्मत भी हो। ये तभी हो सकता है जब आपको अपने राष्ट्र से ज्यादा प्रेम हो देश के मुकाबले। देश टूटते रहते हैं, भारत कई बार टूटा है, राजनीतिक भारत के कई बार टुकड़े हुए हैं, लेकिन भारत राष्ट्र के टुकड़े आज तक नहीं हुए। भारत राष्ट्र आज भी जिंदा है, क्योंकि भारत राष्ट्र को चलाने के लिए सरकार नहीं चाहिए। भारत राष्ट्र मेरी और आप जैसे आम नागरिक से चलता है, उसके सरोकारों से चलता है। हम अपने पूरे जीवन के सुबह से लेकर रात तक हम संविधान से नहीं जीते, हम आस्थाओं से, सरोकारों से जीते हैं, अपनी परंपराओं से जीते हैं, जिसे कोई संविधान परिभाषित नहीं कर सकता। लिहाजा इस कैलेंडर की कहानी निकाली, पार्लियामेंट में दबी पड़ी थी, और आप जैसे लोगों की मदद से औरंगाबाद के कुछ लोगों ने आर्थिक तंगी के कारण अपने हाथ के A4 साइज से ये कैलेंडर बनाते थे, 5 पैसे में बेचते थे। उनका पागलपन देखिए, कोई उनकी मदद करने नहीं आता था, उनको जुनून था, वो उस दौर के लोग थे, उन्होंने कुछ कुछ सुन रखा था कि पार्लियामेंट में ऐसा हुआ है, सारी चीजें निकाली, सारे तथ्य निकाले, कुछ पैसे की मदद हुई, और फिर एक भव्य कैलेंडर उन्होंने दिया। और दुनिया भर के अंदर ये महज इत्तेफाक है कि पिछली बार जब वो बड़ा कैलेंडर आया छपके, तब कोरोना हुआ, इस बार फिर हुआ। तो जिस तेजी से ये कैलेंडर सबके पास जाना चाहिए था, ये कैलेंडर सिर्फ कैलेंडर नहीं है। मैंने कहा, अगर ये कैलेंडर आपकी दीवार पे होता, मैं यकीन से कह रहा हूं, यकीन नहीं पूरे विश्वास से कह रहा हूं, जिस कैलेंडर को हर रोज देखेंगे, उसकी हर तारीख में एक इतिहास छुपा हुआ है, उसकी हर तारीख में एक गणित छुपा हुआ है, उसकी हर तारीख में एक एस्ट्रोलॉजी छुपी हुई है, हर तारीख में एक डेट छुपी हुई है, उसके घंटे मिनट में डेट छुपी हुई है। तो जो लोग आज आपको बताते हैं साइंटिफिक टेम्पर, वो भूल जाते ये सदियों से पुराने वाले लोग हैं। लेकिन ये नहीं बताया गया, ये जघन्य अपराध तो मेरे और आपके सामने हुए हैं। औरंगजेब को किसने बनाया, अकबर को किसने बनाया, महाराणा प्रताप को किसने बनाया, और सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या हुआ, ये तो मेरे आंखों के सामने की बातें हैं। कि 15 अगस्त 1947 की कहां डेट लिखी हुई है, कहां है, कौन सी किताब में है? क्या ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसमें कोई डिबेट में ये डेट आई कि 15 अगस्त को भारत की आजादी का दिन घोषित किया गया है? लोग ये नहीं बताते। वो इरफान हबीब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फ्रॉड, ये रोमिला थापर ये नहीं बताते कि जिस वक्त दिल्ली के अंदर महान विजनरी प्रधानमंत्री कबूतर छोड़ते हुए जब बहुत बड़ी स्पीच दे रहे थे, उस समय, उसी समय उसमें मिनट का हेर फेर नहीं है। जिस वक्त वो स्पीच दे रहे थे पार्लियामेंट में खड़े होकर के, और उस स्पीच को बिल्कुल अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी एक्सेंट में, वो भारत के लोगों को नहीं एड्रेस कर रहे थे, वो उन आकाओं को एड्रेस कर रहे थे जिन्होंने उन्हें ट्रांसफर ऑफ पावर में ये गांधी जी से मिलकर फ्रॉड की हुई, उन्हें प्रधानमंत्रीशिप दी थी। जिस वक्त वो एड्रेस कर रहे थे,
पंजाब में 50,000 औरतों का सामूहिक बलात्कार हो रहा था, गली गली में लाशें पड़ी हुई थी, उसके बारे में नहीं किसी इतिहासकार ने लिखा इस वर्तमान दौर में, क्योंकि वो लिखने से बौने, जो महान बनाए जा रहे थे वो बौने रह जाते, इसलिए नहीं लिखा। हमारे दौर में जो जघन्य अपराध हो रहा है, जिसे हम देख रहे हैं, हम उसको भी नहीं कहना चाहेंगे, तो हमारी आने वाली जनरेशन भी हमारी तरह कोई पैदा होगा और हमें भी उतनी ही गालियां देगा और हमारे बारे में भी कुछ कुछ कहेगा। इसलिए कम से कम जो नाराजगियां, जो गुस्सा उन लोगों ने हमारे साथ जघन्य अपराध किया है, हम कम से कम आने वाली पीढ़ियों के साथ वो जघन्य अपराध न करके जाएं, यही कोशिश है। इसी कोशिश के कारण कोई बुलाए न बुलाए, कितनों ने बुलाया है, बहुत महान आदमियों की पंचायत में जाएंगे ऐसा नहीं है, गांव के 2 आदमी सुनेंगे पुष्पेंद्र तब भी बोलेगा, रात के 2 बजे भी बोलेगा, दिन के 5 बजे भी बोलेगा, क्योंकि जब मैं आया था ये सब छोड़ करके, तो मैं कोई पार्ट टाइम नेशनलिज्म करने नहीं आया था। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कोई राष्ट्र का काम कर रहा हूं, मैं सिर्फ सच्चाई बता रहा हूं और उन लोगों को बता रहा हूं कि जो आज इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं, वो ये बताना भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक जिला था, वो जिला आज भी है, उस जिले का नाम आज का ज्यादा चर्चा में है क्योंकि वहां से एक ऐसा पावरफुल लीडर आता है जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, उसका नाम है इटावा। उस इटावा में एक कलेक्टर हुआ करता था, उस कलेक्टर ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत उसको यह पता चल गया कि 1956 में अंग्रेज और हिंदुस्तानी आमने सामने आ गए हैं और इस आमने सामने की लड़ाई में अंग्रेज जिंदा नहीं बचेंगे, मारे जाएंगे। 1857 के युद्ध के बाद अंग्रेजों में बड़ी चर्चा हुई और इटावा का एक कलेक्टर, उसने ये चर्चा रखी, अंग्रेजों के बीच में रखी और उसने इतने पोलाइट तरीके से वो काम शुरू किया कि हमारे यहाँ के महान लोगों को देखा कि कौन कौन इसमें दलाल हैं, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो हमारी संस्कृति के साथ जुड़ के हमारे साथ होकर के अपने आप को बड़ा मानेंगे। और उसने एक क्लब बनाया और कहा कि ये एक इवनिंग क्लब होगा जिसपे हम लोग बैठ करके चर्चा करेंगे कि देश को कैसे संवारा जाए, कैसे संवारा जाए। और उस क्लब का नाम रखा, उस कलेक्टर का नाम था A.O. ह्यूम। उसने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव रखी। दुनिया में पहला ऐसा झूठा केस हुआ है, उन्होंने तो किया, लेकिन इस देश का नागरिक आज भी ये मानता है कि अंग्रेजों ने अंग्रेजों को भगाने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव रखी थी। ये तय हो गया था अंग्रेजों को कि हमें ऐसे हिंदुस्तानी को लाना है इसमें जो अंग्रेजी बोलते हो, जिन्हें अपने लोगों से ज्यादा ऊंच नीच का मामला हो और अंग्रेजी बोलने के कारण वो बहुत सारे हिंदुस्तानियों से दूर रहते हो और अपने आप को आधे अंग्रेजी समझते हो, उन्हें इस क्लब में शामिल करना है जिनसे हम अपनी बात कन्वे कर सकें। और इस पूरे संगठन का नाम ही इंडियन नेशनल कांग्रेस रख के ये कहा गया कि हमें अंग्रेजों और भारत के क्रांतिकारियों के बीच में एक बफर जोन खड़ा करना पड़ेगा कि जब भी कहीं क्रांतिकारी बहुत एग्रेसिव हो तो हम बीच में इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को डालें और वो निगोशिएट करे। उसी के तहत गांधी पैदा हुए, उसी के तहत बहुत सारे दलाल पैदा किए गए और जब भी कोई मामला होता था अंग्रेज निशाने पे नहीं आता था। आप याद कर लीजिए, उसके बाद से अंग्रेज निशाने पे नहीं आया। 1857 के बाद से जब भी कोई हिंदुस्तानी मूवमेंट चलाते थे वो यकायक कहते थे नहीं, हमें अहिंसा चाहिए। यह अहिंसा का फ्रॉड भी वहीं से दिया गया। जब भी कोई मामला हो, चौरा चौरी का मामला हो, कहीं गोली चल जाए, खट से चले गए, नहीं साहब मैं तो अनशन पे बैठ जाऊंगा। ये खेल वहां से शुरू हुआ जिसका नतीजा आज तक हम भुगत रहे हैं। और इसी कारण पुराने इतिहास को मैं नहीं जानना चाहता। मैं उसमें जाना इसलिए नहीं चाहता कि आज की पीढ़ी को बताने के लिए लंबा समय लगेगा। अगर आज की पीढ़ी ये समझ जाएगी कि 1947 में क्या हुआ, 48 में क्या हुआ, 50 में क्या हुआ, अंबेडकर के साथ क्या हुआ, और आज की युवा पीढ़ी तो आज के दौर की फिल्मों से जानती है, उसे फिल्मों से बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो मैं तो बार बार कहता हूं, उसे ह्यूमर में भी कहता हूं, और युवा पीढ़ी क्योंकि शायद इससे समझ जाए। कभी कभी अपनी बात समझाने के लिए अपनी भाषा को,
अपनी ड्रेस को, अपनी अपने अपने डायलेक्ट को, अपने डायलॉग को उस तरीके का ले जाना पड़ता है जिससे युवा समझ जाए। क्योंकि आज का युवा आज के दौर में पैदा हुआ है, उसने जिन चीजों को देखा है वो इसलिए उन्हीं चीजों के माध्यम से समझेगा। अगर आज के युवा से ये पूछना चाहता हूं कि तुमने जब बाहुबली फिल्म देखी थी तो तुम्हें यह चिंता होने लगी थी कि बाहुबली ने, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? यह सवाल बहुत दिन चला। लेकिन आज के युवाओं को पूछना चाहिए कि यह तो आंसर मिल गया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अब यह सवाल है, ये पूछें कि सुभाष चंद्र बोस को किसने मारा? सावरकर की यातनाओं में कौन शामिल था? लाल बहादुर शास्त्री को किसने मारा? आज के युवाओं को इसका जवाब मिलेगा तो सही इतिहास समझेंगे। और जिस दिन आज के युवाओं को सही तथ्य और फैक्ट पता चल जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग कब्रों में से खोद के निकाल लेंगे उनको। ये जो मजारें बनी हुई हैं 10-10 एकड़ में, लोग उखाड़ के फेंक देंगे, क्योंकि उन्होंने वर्तमान पीढ़ी को गर्त में डाल दिया है। ये पहला देश है जो 70 साल में हजारों हजारों साल से जिंदा रहा। हजारों हजारों साल से इस देश ने पूरी दुनिया को क्या क्या नहीं दिया। वो साल, वो देश, वो राष्ट्र आज कैसे गर्त में जा रहा है। अगर युवाओं को पता चल गया तो न किसी की कब्र मिलेगी, न ये बड़े बड़े मेमोरियल मिलेंगे। इसलिए जैसे जैसे पता चल रहा है, जैसे जैसे लोग इसको समझ रहे हैं, वैसे वैसे इस देश में लोग सवाल पूछ रहे हैं। और अब लोगों को सवाल पूछने से तकलीफ हो रही है कि ये क्यों पूछ रहे हैं सवाल, इन्हें तो सवाल नहीं पूछना चाहिए। ये सवाल पूछने का सिलसिला तो पहली बार हुआ है कि आपने कहा सारे धर्म बराबर हैं, ये कितना बड़ा झूठ है। सारे मजहब शांति के मजहब हैं, ये भी कितना बड़ा फ्रॉड है। आज नैरेटिव की लड़ाई है। नैरेटिव की लड़ाई में भारत इसलिए हार रहा है कि भारत के युवाओं को झूठे मक्कारी से भरे हुए फ्रॉड किस्म के नैरेटिव बनाए गए, अर्थ का अनर्थ कर दिया गया, सेकुलरिज्म का मतलब गलत बताया गया, उसका ट्रांसलेशन गलत बताया गया। इसलिए हम पिट रहे हैं। और 1400 साल पहले एक सभ्यता जो ऊंट की पीठ पे खड़े होकर के खजूर तोड़ती थी, जिनके यहां हर चीज जायज थी, आज वो हमें ये बता रहे हैं कि शांति किसे कहते हैं। भारत के नौजवान साथियों, भारत के बुजुर्गों, मैं तमाम सब आप लोगों से अपनी आखिरी बात कहता हूं कि राष्ट्र सत्ताएं चलाती हैं तो राष्ट्र समाज चलाता है, देश संसद सरकार पुलिस चलाती है। और देश को चलाने में नियम बदलते रहते हैं। दुश्मन कैसा है उस हिसाब से बदलते हैं। मेरी आस्थाएं परंपराएं नहीं बदल सकती, लेकिन अगर किसी जमाने MiG-21 बहुत महत्वपूर्ण था, अब MiG-21 से दुश्मन का सामना नहीं कर सकते। जब देश को बचाने के लिए आपने राफेल खरीदा है, तो फिर आज के नैरेटिव बदलिए, जिस नैरेटिव से ये देश, इस देश में बच्चों को वो सिखाया जा रहा है कि वो आपके अपने घर में अपने ही राष्ट्र के खिलाफ खड़े हुए हैं। किसी देश को शांति चाहिए होगी, शांति भीख में नहीं मिलती। जो जो राष्ट्र शक्ति का प्रदर्शन करते रहते हैं, वहां स्थायी शांति होती है। शांति कटोरा लेने से नहीं मिलती, कबूतर उड़ाने से नहीं मिलती। सच का सामना कीजिए, इस देश के लोगों को गुमराह करना बंद कीजिए आस्थाओं के नाम पे। और हम लोग तो इतने कमजोर लोग हैं कि हमने अपने अध्यात्म के अंदर भी अमेंडमेंट कर लिया है। लिहाजा आज की युवा पीढ़ी, सिर्फ एक ही बात कहता हूं, कानून अपना काम करेगा, लेकिन कानून मेरी आस्थाओं को नहीं बताएगा। कानून नहीं बताएगा कि दही हांडी की लंबाई कितनी है। कानून नहीं बताएगा कि मंदिर कैसे बनना चाहिए। अगर इसमें किसी की दखल है तो सिर्फ शंकराचार्यों की है। आपने तो सत्ताओं पे ऐसे लोग बिठाए जिन्होंने रात के 2 बजे एक विदेशी टेलीफोन पर
अपने एजेंडे को लागू करने के लिए एक प्रदेश की मुख्यमंत्री को ब्लैकमेल किया, क्योंकि वो करप्शन चार्जेस में फंसी हुई थी। रात के 2 बजे एक 92 और 90 साल के शंकराचार्य को रेप के केस में रातों रात आपने उठाया, घसीट के लेके गए आपने। ये समाज, जो शंकराचार्य मेरा आदर्श है, वो कौन है मैं जानता हूं नहीं जानता हूं, ये महत्व नहीं है। वो मेरी पहचान का, मेरे आदर्शों का, मेरे सरोकारों का पहचान है। उसका कहा हुआ वाक मेरे सरोकारों में कोई बात कहेगा तो मैं मानूंगा। सत्ता पे बैठी हुई एक आदर्श शक्ति जो 10 साल तक एक घर से राज करती है और एक पपेट प्रधानमंत्री के माध्यम से वो शंकराचार्य को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि उसको भारत के उन स्तंभों पे हमला करना चाहिए था जिन स्तंभों ने भारत की संघ की युवा पीढ़ी को हजारों साल से एक ऐसी शक्ति दी है जिसको किसी सत्ता की जरूरत नहीं थी। हम सबको जो प्रेरणा मिलती है, जो स्रोत है हमारे इंस्पायरेशन का, वो सत्ता नहीं हो सकती। वो हमारे आदर्श, हमारे सरोकार, हमारी आस्था, हमारी परंपरा होती है। उन्होंने उस पे हमला किया, इसलिए रात के 2 बजे शंकराचार्य को पकड़ करके घसीट करके जेल में बंद कर दिया। ये बात अलग है कि बाद में उनकी डेथ हो गई। जब एक समाज सत्ता से डरने लगता है, और सत्ता से वही समाज डरता है जो सत्ता के इर्द गिर्द घूम के स्वार्थ में कुछ पाने की कोशिश करता है। सत्ता आपको कुछ देगी तो सिर्फ आपके जीवन में 1 कार से 2 कार होंगी, लेकिन उस स्वार्थ में राष्ट्र कमजोर होगा, और राष्ट्र नहीं होगा तो सत्ता कहां जाएगी? ये न्यायपालिका किसके लिए बनेगी? ये गाड़ियां, ये मकान किसके काम आएंगे? इसलिए मैं बार बार अपने उद्घोषण में कहता हूं, राष्ट्र को बचाइए। देश को बचाने का काम सरकार का है, फौज का है, पुलिस का है, जुडिशल का है। जो समाज कमजोर होने लगते हैं, सत्ताएं उनकी आस्थाओं और परंपराओं के अंदर दखल देने लगती हैं। इसी देश में आखिरी घटना का जिक्र करके अपनी बात समाप्त करता हूं। इसी देश में जब हिंदुत्व की बात सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट के जज हिंदुत्व के ऊपर महान ज्ञानी हो गए। उन्होंने कहा, नो, हिंदुइज्म इज ए वे ऑफ लाइफ। हमने खामोशी से ये भी सुन लिया। इसी देश में एक मुसलमान कुरान मजीद लेकर के गया, उसने कहा कि 31 जुलाई 2011 जस्टिस जैडास लोहात ने एक सुनवाई के दौरान यह कहा कि जब तक कुरान मजीद में ये 24 आयतें रहेंगी, ये वर्सेस रहेंगी, ये वर्सेस अपने देश में नॉन मुस्लिम्स को, यानी जो इस्लाम पे जिनका ईमान नहीं है या जो मुसलमान नहीं है, उनको मारने का अधिकार देती है, या इंसान से इंसान के बीच में भेद करती हैं। जब तक ये रहेंगी, भारत में शांति नहीं हो सकती। वो जजमेंट आया नहीं, लेकिन एक मुसलमान सुप्रीम कोर्ट लेके गया कि जज साहब इसके ऊपर भी कुछ बोल दीजिए। जज साहब बोले, नहीं 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 नहीं, इस पे हम कुछ नहीं कर सकते। इससे एक बात की राह मिलती है मुझे कि जो राष्ट्र, जो सभ्यताएं, जो अपने धर्म और अपने मजहब के प्रति समर्पित होते हैं, सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट नतमस्तक होकर फैसला नहीं देती। आप 100 करोड़ हैं, लेकिन आपका वजूद 10 के बराबर नहीं है। इसलिए आप सिर्फ इस देश के कानून बदलवाने में लगे हुए हैं। कुछ लोग इस देश का भूगोल बदल रहे हैं। उनको चिंता नहीं है कौन पीएम है, कौन सीएम है और कौन सुप्रीम कोर्ट में है। वो इस देश का भूगोल बदल रहे हैं। इस देश की सत्ताओं पर इतनी ताकत का दबाव डालते हैं कि आपके संसद में भारत राष्ट्र के विरुद्ध सबसे जघन्य अपराध 2013 में संसद में हो जाता है, लेकिन समाज में चुप्पी होती है, क्योंकि हम सरकारों पे निर्भर हैं। हमने कर दिया है, सरकार बना दी है, हमने एहसान कर दिया है। अब सरकार का काम है, सब काम वो करेगी। सरकार सरकार का काम करेगी, राष्ट्र का काम नहीं करती। राष्ट्रवादी ताकतें समाज में जब मजबूत होती हैं, तो सरकार भी आपके दरवाजे पे आके पूछती है कि मुझे बताइए, अब 370 हट गया,
315 ए हट गई, अब राम मंदिर बन गया, और बताइए क्या करना है। तो कुल मिलाकर के सिर्फ इतना ही कहना है कि सच जो है उसे सामने लाइए, और सच वो मेरा बनाया हुआ नहीं, मेरी फैक्ट्री में नहीं, आपकी फैक्ट्री में नहीं, आपकी किताब में नहीं, मेरी किताब में नहीं, जो किताबें लोग लिख के गए हैं, जिन्होंने अपने दौर की घटनाएं लिखी हैं, उसको भी तथ्यात्मक तौर पर रखेंगे, तो आप लोगों को आज का वर्तमान समझ में आएगा। और यही वजह है कि आज इतने सवाल करने वाले लोग पैदा हो रहे हैं, इतनी सारी बातें बाहर आ रही हैं, वो किताबें लोग बाहर ला रहे हैं। इसीलिए इस देश के अंदर लोगों को इंटॉलरेंस लग रही है, क्योंकि हमने पिछले कई सौ सालों से एक झूठ मूठ का कंधे पे हाथ लोगों का रखा हुआ था, जो ये कहते थे कि हम तुम्हें मारे, हम तुम्हें काटे, तब भी तुम्हें चुप रहना है, और तुम्हारी चुप्पी ही सेकुलरिज्म है। और तुमने हमारा हाथ अगर कंधे से हटा दिया, अगर तुमने अपनी कोई बात कही, तो हम कहेंगे तुम इंटॉलरेंट हो। तो अगर इस देश में किसी को लगता है कि भारत का सनातनी इंटॉलरेंट है, तो हाँ है, होना चाहिए, होगा। और हम चाहते हैं कि भारत का सनातनी अधर्मियों के खिलाफ, गद्दारों के खिलाफ, देश तोड़ने वालों के खिलाफ, इस देश के टुकड़े करने वालों के खिलाफ इंटॉलरेंट होना चाहिए। भगवान राम भी अधर्मियों के खिलाफ, राक्षसों के खिलाफ इंटॉलरेंट थे। अगर वो टॉलरेंट होते तो न मारते। भगवान कृष्ण भी पूतना के खिलाफ इंटॉलरेंट थे। अगर वो टॉलरेंट होते तो न मारते। भारत की आर्मी बॉर्डर पे खड़े होकर टॉलरेंट हो जाएगी तो अपने शत्रु को नहीं मारेगी। भारत की पुलिस बलात्कारियों को, डकैतों को, चोरों को, लुटेरों को, उनके प्रति टॉलरेंट हो जाएगी तो कानून नहीं चल सकता। इसलिए सनातनी हिंदू समाज में इन नैरेटिव से न डरे। अगर कोई मुझे इंटॉलरेंट कहता है, कम्युनल कहता है, आरएसएस संघी कहता है, आपकी डायरी में जितने शब्द हैं आप मुझे नवाजें, लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में आज की चर्चा रखी गई थी, उस परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूं। कल किसने क्या किया, योगी ने क्या किया, मोदी ने क्या किया, मैंने कहा मेरी सारी चर्चा में राष्ट्र है। सरकारों ने क्या कानून बनाया और जीएसटी कितना बढ़ा और आज छुट्टी मिल गई और सड़क बन गई, ये जिंदगी में होते रहेंगे। हजारों साल पहले भी सड़कें थी, आज भी सड़कें थी, कुछ अच्छी थी, कुछ बुरी थी। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले हैं, ये बदलते रहेंगे। सरकारें, चीजें आती हैं, वो कानून, मैं उसमें कभी बोलता ही नहीं हूं इन इश्यूज पे। मैंने कभी अपने भाषण में किस सरकार ने क्या किया नहीं किया, मैं तो आमूल चूल जो हमारा संविधान था उसकी मूलभूत संविधान में बदलाव क्यों किया, मेरी चिंता उसमें है। वो कैलेंडर जो भारत की संसद में पास हुआ उसको क्यों छुपाया गया। मैंने कभी भी आज तक किसी सरकार के रोजमर्रा के फैसले पे ना कोई पॉजिटिव टिप्पणी की, ना कोई निगेटिव टिप्पणी की। मेरे युवा साथी जो हैं वो नाराज हो रहे हैं, उनका सवाल है अगर तो उनसे पूछिएगा, जवाब दूंगा। प्रियंका जी, आपके कहे अनुसार मैंने अपनी बात रख दी है, और मुझे ऐसे ऐसे जब बीच में जब कोई बोलता है तो मुझे उससे बुरा कतई नहीं लगता है। मुझे लगता है कि कम से कम मेरी बात सुनने की उनकी हिम्मत यहां तक हुई, और अगर उनके मन में कुछ है तो मैं अपनी कोशिश करूंगा। बाकी वो मेरी बातों को झूठ भी मान सकते हैं, वो माने, मुझे कोई उसमें उनसे कोई शिकायत नहीं है, वो भी युवा ही है। लेकिन मैंने कोई बात कही नहीं, मैंने तो इतनी किताबें दिखाई और इतनी डेट भी। और अगर इस जो भी कुछ मैं बोला हूं आपके सामने, इसमें 1000 लोग जुड़े हैं, 5000 जुड़े हैं, 500 जुड़े हैं, मुझे नहीं, एक भी आदमी को आज आपके सामने जो बोला हूं उसमें कोई ह्यूमन एरर तो हो सकती है, कोई 23 का 24 मेरे मुंह से निकल गया हो, मैं मानता हूं, आई एम ए ह्यूमन बीइंग। लेकिन तथ्यात्मक रेफरेंस के एंगल से, तर्कों के एंगल से अगर कोई लाइन, किसी किताब का रेफरेंस, राइटर का नाम, पेज नंबर, पैरा नंबर, अपेंडिक्स नंबर, मैंने जो कुछ भी बोला है शुद्ध फैक्ट जो रखा हुआ है उस पे बोला है, मैंने अपनी तरफ से सिर्फ उसको क्रमबद्ध किया है। लिहाजा मेरा ईमेल सार्वजनिक करता हूं मैं, और इसलिए नहीं, इसलिए करता हूं कि कहीं कोई मुझसे भी ज्यादा खोज करने वाला आदमी कोई अच्छी किताब लाए, क्योंकि जो मैंने आपको संविधान दिखाया था वो दूसरा था, और ये संविधान की कॉपी मेरे पास 1918 की भी है, इसको भी लेके चलता हूं मैं। इसलिए अगर उनके पास कोई तर्क और तथ्य है तो पुष्पेंद्र दिल्ली 01
pushpendra.delhi01@gmail.com पे लिखिएगा। मैंने ये काम पार्ट टाइम नहीं किया है, मैं भी आप ही की तरह एक परिवार में हूं, लेकिन अगर आपका सवाल किसी तथ्यों पे होगा और मेरी बात को गलत साबित करता होगा, मैं आपकी बात को मान लूंगा। मैं कोई ऐसे पद पे नहीं बैठा कि आपकी बात को मानने के लिए मेरी कोई ईगो आड़े आ रही होती। ये मैंने कोई पद पाने के लिए नहीं किया है, ताली बजवाने के लिए नहीं किया है। अगर आपकी बात में तथ्य और तर्क और रेफरेंस होगा तो मैं कहूंगा मेरी बात गलत है और ये बात आपकी सही है, और अगर जो बात मैं कह रहा हूं तो फिर आप भी मान लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।